बॉबी वोबन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या कहा जा सकता है टॉम? ये जानते समझते हुए भी कि ये एक असाधारण दुर्घटना है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है। हम विमान का मलबा तक नहीं ढूंढ पाए। हम यही बातें कर रहे थे कि हमारी दृष्टि बिल पीटर की पत्नी मैग पीटर पर पड़ी। वो अपने आंसू पोंछते हुए चर्च से बाहर निकल रही थी। बॉबी ने कहा, बिल एक बहुत ही स्नेही पति था। बिल एवं मैग की आपस में बहुत बनती थी। मैग बेचारी पर बहुत भारी गुजरेगी। मैग की पूरी देखभाल की जाएगी। मैंने बॉबी से कहा, उसे पैसे आदि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। टॉम, पैसा उसके पति की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता। बॉबी के इन शब्दों ने मेरे अंतःकरण को भाले के समान भेद दिया था। कुछ रोज पूर्व पेरीगार्ड ने बेलिस की विधवा के बारे में भी ऐसे ही शब्द प्रयोग किए थे, और इस समय बॉबी ने भी वैसे ही शब्द मेरे सामने दोहराए थे। मैं लज्जा से पानी पानी हो गया था। बॉबी ने मेरे साथ साथ चलते हुए कहा था, टॉम, मुझे यकीन है कि बिल पीटर का विमान किसी साधारण दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसे दुर्घटनाग्रस्त किया गया है। लेकिन मुझे, बॉबी वोबन, दोनों को कोई संदेह नहीं था कि बिल पीटर के विमान के साथ दुर्घटना घटाई गई थी। लेकिन मैं, बॉबी वोबन या कोई अन्य ये कैसे अनुमान लगा सकता था कि यह दुर्घटना भी हत्या करने के उद्देश्य से घटाई गई थी। अगले दिन बिली अचानक फ्रीपोर्ट पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा था तो मैं अपना सामान पैक कर रहा था। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? बिली ने मुझसे पूछा। ना। तो फिर ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? मैं स्वयं को रॉयल पाम होटल में शिफ्ट कर रहा हूं। वो क्यों? घर से जी उब गया है। तत्पश्चात बिली ने कुछ नहीं पूछा और इधर उधर की बातें करने लगा था। वो काफी आशंकित प्रतीत हो रहा था और मैं उसकी आशंका भांप गया था। मैंने कहा, बिली, इधर उधर की मत हाको और मतलब की बात पर आओ। मुझे यह बताओ कि तुम अपने परिवार के दूत के रूप में आए हो। मेरा आशा है कि तुम्हें डेबी के संबंध में यहां भेजा गया है। यह सुनते ही बिली की सारी शंका दूर हो गई। बोला, यस टॉम, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। और सच बात तो यह है कि यदि मेरे चाचा यानी आपके ससुर महोदय जैक चार्ल्स की तबीयत ठीक होती तो वो स्वयं ही तुमसे पूछताछ करने आते। पहले तो वो अपने बेटे फ्रैंक यानी आपके साले साहब को भेज रहे थे, पर उसे किसी आवश्यक काम से कैलिफोर्निया जाना पड़ गया था। सो इस काम के लिए मेरा चयन किया गया कि यहां आकर तुमसे मालूम करूं कि बात क्या है। मैंने बिली से पूछा, पहले मुझे यह बताओ, क्या डेबी को पता है कि तुम उसके संदर्भ में यहां आए हो? नहीं, बिली ने उत्तर देते हुए कहा। चाचा महोदय ने डेबी को बताए बिना मुझे यहां भेजा है। वो अपनी बेटी के बारे में जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिंतित है कि उनकी लाडली वापस मायके क्यों चली आई है। व्यक्तिगत रूप से पूछो तो मेरा यह विचार है कि तुम दोनों के मामले में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। किंतु मैंने बिली की बात पूरी करते हुए कहा, किंतु चार्ल्स परिवार बहुत दम्भी है और अपनी बेटियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना अपना अधिकार समझता है। टॉम, मैंने अपने चाचा को बहुत समझाया था कि तुम दोनों पति पत्नी हो और हमें तुम्हारे आपसी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, पर चाचा महोदय किसी की सुने तब ना। मैंने शांत स्वर में बिली से पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तुम्हारे ससुर जैक महोदय और तुम्हारे साले साहब जनाब फ्रैंक ये जानने के इच्छुक हैं कि तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई थी कि डेबी को मायके लौटना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी से ही पूछ लिया होता। उसने अपने बाप और भाई को कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उससे पूछने की कोई परवाह ही नहीं की। तुम ही बता दो कि क्या बात हुई थी। कोई बात हुई हो तो बताऊं बिली। डेबी ये चाहती है कि मैं अपना काम छोड़ 2400 घंटे उसके इर्द गिर्द मंडराता रहूं। ये भला कैसे हो सकता है? यहां से जाने से पहले भी उसने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं उसकी उपेक्षा करता हूं। उसे अपने अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। जब मैंने डेबी को यह बताया था कि मैं बाल बाल बचा हूं, तो उसने इतनी मुरव्वत भी नहीं की कि मुझसे झूठे मुंह भी पूछ लेती कि मुझे कहीं चोट तो नहीं आई। उसे तो बस हरदम अपनी ही पड़ी रहती है। डेबी सर्वथा स्वार्थी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो कई बार उसके मुंह पर कह देता हूं कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। किसी के स्वभाव को कौन बदल सकता है बिली? वो तो ठीक है, पर यदि तुम चाहो तो मैं डेबी से बात करके देखता हूं। बिल्कुल नहीं बिली, तुम डेबी के मामले में कोई दखल मत दो और अपने चाचा एवं चचेरे भाई को भी यही परामर्श दो कि डेबी को उसके हाल पर छोड़ दे। मैंने तो पहले भी उनको यही सलाह दी थी, अब तुम्हारी ओर से भी कह दूंगा। तत्पश्चात मैं एवं बिली बिजनेस संबंधित बातें करते रहे थे। बिली भी हाल की घटनाओं से बहुत चिंतित था।
यार टॉम, कुछ करो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि बहामा द्वीप के बारे में कोई बुरा समाचार अखबारों में छपता हो, और जैक चाचा तो समाचार पढ़ते ही आकाश सर पर उठा लेता है। वो शुरू से ही बहामा में सरमाया लगाने के हक में नहीं थे, और इन हाल की घटनाओं से तो उन्हें बहाना मिल गया है कि हमने अपना सरमाया जानबूझकर बर्बाद किया है। मैंने बिली से कहा, मेरे होटलों से तो जैक का कोई संबंध नहीं, तो मुझे यह बताओ कि हमारे संयुक्त बिजनेस यानी थीटा कॉर्पोरेशन में जैक का कितना सरमाया लगा हुआ है। थीटा कॉर्पोरेशन में जैक का अपना निजी सरमाया तो 1 पैसा नहीं लगा हुआ, पर यह है कि थीटा कॉर्पोरेशन का 80% स्वामित्व चार्ल्स कॉर्पोरेशन के अधिकार में है। चार्ल्स कॉर्पोरेशन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जैक कंपनी के शेयरधारियों को प्रभावित करके यह प्रस्ताव पारित करा सकता है कि थीटा कॉर्पोरेशन चूंकि एक वित्तीय जोखिम सिद्ध हो रही है, अतः उसमें चार्ल्स कॉर्पोरेशन का लगा हुआ सरमाया वापस ले लिया जाए। मैंने बिली से कहा, जैक ने यदि ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि कुछ ऐसा करो कि स्थिति काबू में आ जाए तथा बहामा के बारे में बुरे समाचार छपने बंद हो जाएं। बिली, तुम ही बताओ कि मैं दैवी विपत्तियों की कैसे रोकथाम कर सकता हूं, और बहामा द्वीप पर अगर कोई विपदा पड़ेगी तो समाचार पत्रों वाले तो ऐसे समाचार छापेंगे ही। दैवी विपदाएं तो मेरे वश से बाहर हैं। तुम स्वयं ही सोचो और बताओ कि मैं क्या करूं। ईश्वर से प्रार्थना करो। मैं पहले ही विपत्तियों से घिरा हुआ था कि अब जैक चार्ल्स मेरे पीछे पड़ गया था। न जाने मेरे साथ और क्या क्या होने वाला था। अगले दिन शनिवार था। लंच तक बिली यहीं ठहरा था। तत्पश्चात वो अपनी कॉर्पोरेशन के किसी काम से मियामी रवाना हो गया था। उसे वहां से आगे न्यूयॉर्क जाना था। उसके रवाना होते ही मैं अपने काम में लग गया था। उससे अगले दिन इतवार को भी मैं अपना पेपर वर्क करता रहा था। सोमवार वैसे ही व्यस्त रहने का दिन होता है। मैं सारा दिन कार्य में व्यस्त रहा था। शाम को मैं कैरिन से मिलने उसके कमरे में चला गया था। तत्पश्चात मैं होटल के रेस्टोरेंट में भोजन करके अपने कमरे में चला आया था। फिर अपना लिबास तब्दील करके बिस्तर में लेटकर एक उपन्यास पढ़ने लगा था। अभी मैंने उपन्यास के 5-6 पृष्ठ ही पढ़े थे कि मेरे पास रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तुम मेगन बोल रहे हो? हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जैक चार्ल्स बोल रहा हूं। डेबी वहां तुम्हारे पास है? नहीं तो वो तो आपके पास ह्यूस्टन गई है। आप कहां से बोल रहे हैं? ह्यूस्टन से, कहने के साथ जैक चार्ल्स की आवाज मंद सी पड़ गई। तब मुझे उसके बुदबुदाने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां पर भी नहीं है। वो झूठ क्यों कहेगा बिली? जैक चार्ल्स ने एक बार फिर भरपूर आवाज से पूछा, क्या बिली जूनियर वहां पर है? नहीं, वो शनिवार को लंच के पश्चात यहां से मियामी चला गया था। वहां से न्यूयॉर्क जाना था। यदि वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना नहीं हुआ तो वहां मियामी में होगा। जैक चार्ल्स फिर बुदबुदाने लगा, मियामी, दोनों को विमान से। तब जैक चार्ल्स ने रौबदार आवाज में कहा, टॉम, तुम अपना सामान बांध लो और यहां आने के लिए तैयार रहो। जैक चार्ल्स मुझे यूं आदेश दे रहा था मानो मैं उसका मुलाजिम हूं। मैंने नाराजगी के भाव से कहा, वहां क्यों आऊं? कोई प्रलय आ गई है क्या? मैं फोन पर और कोई बात नहीं करना चाहता, जैक ने दूसरी ओर से कहा। जब तक आप मुझे कारण नहीं बताएंगे। जैक चार्ल्स ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में टोकते हुए बोला, डैम इट, तुम मुझसे बहस मत करो तथा जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। 2 घंटे के अंदर मेरा विमान फ्रीपोर्ट में होगा। तुम उसे रोके मत रखना और तुरंत यहां चले आना। और देखो, तुम्हें यहां कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा, समझे? कहकर जैक चार्ल्स ने फोन बंद कर दिया। मैंने घड़ी की ओर देखा। 9:30 बजना चाहते थे। जैक चार्ल्स की आवाज में इतना आग्रह था कि न जाना चाहकर भी मैं बिस्तरे से उठा और जाने के लिए सामान बांधने लगा। तत्पश्चात मैंने होटल की नर्स किटी को अपने कमरे में बुलाकर बताया कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम कल कैरीन को उसकी बुआ के पास अबा को छोड़ आना। मैं विमान चालक बॉबी वोबन के नाम एक पत्र छोड़े जा रहा हूं। वो तुम्हें विमान से वहां पहुंचा देगा। कैरीन को किटी के हवाले करके मैं अपनी कार से हवाई अड्डे चला आया। कोई आधी रात बीते जैक चार्ल्स का विमान वहां पहुंचा। तब विमान की चीफ एयर होस्टेस मेरी अगुवाई करती हुई मुझे विमान के अंदर ले गई। मैं विमान के अंदर दाखिल हुआ ही था कि बिली मुझे देखते ही चिल्लाने लगा, यार ये मामला क्या है? तुम मुझे पूरी बात बताओ। फ्रीपोर्ट से ह्यूस्टन जाने के लिए मेक्सिको की खाड़ी पार करनी पड़ती है और ये करीब 1000 मील का सफर है। हमारा विमान 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। बिली का मूड एकदम उखड़ा हुआ था। उसे भी नींद से जगाकर तुरंत ह्यूस्टन पहुंचने के लिए कहा गया था। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है, बिली ने कहा, कि यह पहली बार है कि मैं विमान में यात्रा कर रहा हूं
और मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि मैं यात्रा क्यों कर रहा हूं। न जाने जैक चाचा को हुआ क्या है। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि इस यात्रा का डेबी से कुछ ताल्लुक है। डेबी से? वो कैसे? बिली ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि जब जैक का फोन आया था तो उसने छूटते ही मुझसे यह पूछा था, क्या डेबी तुम्हारे पास है? जैक को तो ज्ञात है कि डेबी फ्रीपोर्ट से ह्यूस्टन जा चुकी है। क्या पता तरंग में आकर वो कहीं और चली गई हो और जैक ये समझा हो कि वो मेरे पास आई है। ऐसी भी क्या तरंग कि बिना बताए जब जी में आया मुंह उठाकर चल दिए। जैक चाचा के लाड़ प्यार ने डेबी का दिमाग खराब कर दिया है। अब की बार मैं उसे ऐसा आड़े हाथों लूंगा कि जीवन पर्यंत याद रखेगी। कहकर बिली खामोश हो गया। ह्यूस्टन हवाई अड्डे पर जब हम उतरे तो कार पहले से हमारे इंतजार में खड़ी थी। थोड़ी देर पश्चात जब हम चार्ल्स हाउस पहुंचे तो चार्ल्स परिवार के सदस्य एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और किसी विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्शकों में एक भी महिला नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चार्ल्स परिवार एक पठानी कबीला हो, जिसमें महिलाओं को किसी बात में भाग लेने या राय देने का कोई अधिकार नहीं होता। मेज के सिरे पर जैक चार्ल्स तशरीफ फरमा रहे थे। उनकी एक ओर उनके भाई बिली सीनियर यानी बिली के पिता विराजमान थे और दूसरी ओर उनके फर्जंद यानी मेरा साला फ्रैंक बैठा था। वो मुझे यूं घूर घूर कर देख रहा था मानो उसका वश चले तो मुझे कच्चा चबा जाए। हमें देखते ही वे सब के सब तनिक देर के लिए खामोश हो गए थे। बिली ने दुआ सलाम करने के पश्चात ये जानना चाहा कि हमें किस कारण से यहां बुलाया गया है, तो सभी एक साथ बोलने लगे थे जिससे कुछ समझ नहीं पड़ी थी। तब जैक चार्ल्स ने एक कबीले के सरदार की भांति सबको खामोश करा दिया था और मुझसे बात करने लगा था। टॉम, तुम्हें मालूम है कि डेबी के साथ क्या घटना घटी है? जैक चार्ल्स ने इस भाव से मुझसे यह प्रश्न किया था कि मैं ये समझ नहीं पाया कि वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं अथवा मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैंने कहा, मुझे डेबी के बारे में कैसे मालूम हो सकता है? उसने मुझसे ताल्लुक ही नहीं रखा। देखो डैडी, मेरे साले फ्रैंक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि इसका डेबी से कोई ताल्लुक नहीं। यही तो मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण था कि डेबी अपनी मर्जी करने पर मजबूर हो गई थी? फ्रैंक ने कहा। इससे पूर्व कि मैं कोई उत्तर देता, बिली ने फ्रैंक को डांटते हुए कहा, तुम अपनी जबान को लगाम दो। सरासर तुम्हारी बहन का कसूर है। यदि टॉम के साथ निर्वाह नहीं कर सकती तो किसी के साथ भी नहीं कर सकती। जब तुम्हारी बहन को यह निश्चय हो गया कि टॉम उसकी गुलामी नहीं करने वाला तो वो उसे छोड़कर यहां चली आई। इसमें टॉम का क्या दोष है? शांत रहो बिली। बिली सीनियर ने अपने बेटे को शांत करते हुए कहा, मैंने जो कहना था कह दिया। टॉम को दोषी ठहराने का किसी को कोई अधिकार नहीं। दोष सरासर डेबी का है। मैंने बिली सीनियर से कहा, यदि आप यही जानना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच किस बात पर अनबन हुई थी तो पहले आप डेबी से ही क्यों नहीं पूछते? बिली सीनियर ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ यही तो मुश्किल है बेटे। वो यहां पर होती तो हम उससे पूछते। तो इसका आशय है कि डेबी यहां से भी चली गई। बिली ने अपने चाचा जैक चार्ल्स को संबोधित करते हुए कहा, वाह, यह भी खूब रही। आपकी लाडली मनमानी करती रहे और आप लोगों की रात की नींद हराम करते रहो। क्या यही बताने के लिए आपने मुझे नींद से उठाकर मियामी से यहां बुलाया है? जैक चार्ल्स ने खिन्न स्वर में अपने भाई से कहा, अब तुम ही इन्हें बताओ बिली सीनियर। बिली सीनियर ने मेरी ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है, पर अब जबकि तुम सही सलामत यहां पहुंच गए हो तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं कि डेबी का अपहरण कर लिया गया है। ये सुनते ही मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे हर चीज घूमती हुई दिखाई देने लगी। फिर मैंने किसी तरह अपने आप पर अधिकार पाकर बिली सीनियर से पूछा, किसने अपहरण किया है? उत्तर बिली सीनियर की बजाय फ्रैंक ने दिया। अपहरणकर्ता अपना नाम पता छोड़कर नहीं जाते। बिली ने पूछा, ये कब की बात है? शनिवार संध्या की या इतवार सुबह की? और अब सोमवार की रात की पौ फटने वाली है, यानी मंगलवार होने को आया है। बिली सीनियर ने उत्तर देते हुए कहा। डेबी को अंतिम बार किसने देखा था? बिली ने अपने पिता से पूछा। जो की पत्नी लिंडा ने। तब जो ने ब्यौरा देते हुए कहा, शनिवार की दोपहर पूर्व लिंडा एवं डेबी दोनों इकट्ठी शॉपिंग करने गई थी। तत्पश्चात दोपहर को दोनों ने इकट्ठे लंच किया था। उसके बाद? बिली ने पूछा। जो ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसके बाद कुछ नहीं। लिंडा वापस घर आ गई थी। लिंडा ने तुम्हें यह नहीं बताया कि डेबी का दोपहर पश्चात का प्रोग्राम था? डेबी ने उसे अपना प्रोग्राम बताया ही नहीं था। मेरे और बिली के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बिली ने पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि डेबी का अपहरण कर लिया गया है?
क्योंकि अपहर्ताओं ने हमें सूचना दी थी, फ्रैंक ने कहा। बिली सीनियर ने ब्यौरा देते हुए बताया, कल दोपहर जैक के नाम एक पत्र आया था। जैक ने वो पत्र मुझे दिखाया था। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हम समझे कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, किंतु जब डेबी कहीं दिखाई नहीं दी तो हमें व्यग्रता होने लगी। डेबी ठहरी कहां थी? मेरे घर। जैक चार्ल्स ने उल्हाने भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा। मेरी बेटी जब से वापस आई थी हर समय उदास रहती थी। मैंने जैक चार्ल्स को संबोधित करते हुए कहा, आपके कहने के अनुसार डेबी अंतिम बार शनिवार दोपहर को देखी गई थी और आपको सोमवार तक पता नहीं चला कि वो लापता है। आप मुझे यह बताइए कि आपने उसका बिस्तरा देखा था कि वो सोता हुआ लगता था या उस पर बेड कवर बिछा हुआ था? उससे आपको साफ पता चल जाता कि डेबी घर आई थी या नहीं। थोड़ा धैर्य रखो टॉम, बिली सीनियर ने कहा। हम ये समझे थे कि वो कहीं तुम्हारे पास वापस ना चली गई हो। उस सूरत में वो कोई संदेश छोड़ जाती। मैंने कहा, डेबी हटी सी तो है किंतु गैर जिम्मेदार नहीं। जब मेरे यहां से आई थी तो मेरे नाम पत्र छोड़कर आई थी कि मैं मायके जा रही हूं। आप लोगों ने उसके कपड़ों की अलमारी ही देखी होती कि उसके सभी कपड़े मौजूद हैं या नहीं। अगर उसके कुछ कपड़े नहीं होते तो आपका यह सोचना उचित था कि शायद वो मेरे पास वापस चली गई हो। फ्रैंक ने कहा, वो जब से यहां आई थी तब से दूर दूर सी रहती थी। उसके कपड़ों से क्या पता चल सकता था कि कौन से हैं और कौन से नहीं? तुम तो व्यर्थ की बातों में समय नष्ट कर रहे हो। मैंने फ्रैंक की बात की ओर कोई ध्यान न देते हुए जैक चार्ल्स से पूछा, आप मुझे यह बताइए कि आपने अभी तक पुलिस को सूचित किया या नहीं? मेरे इस प्रश्न पर सबने मौन साध लिया। जैक चार्ल्स ने तो मेरे चेहरे से अपनी नजरें ही परी कर ली थी। आखिर बिली सीनियर ने मौन तोड़ते हुए कहा, बात यह है टॉम कि अपहरण एक फेडरल अपराध है, यानी यह सीधा अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि यह प्रांतीय अपराध होता, यानी टेक्सास पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में होता, तो हमने कब की रिपोर्ट कर दी होती और पुलिस जी जान से अपहरणकर्ता की खोज में लग गई होती और किसी को कानों कान खबर तक ना होती, क्योंकि टेक्सास में हमारा बहुत रसूख है। एक प्रकार से हम टेक्सास के मालिक हैं, पर चूंकि यह अपराध सेंटर की देखरेख में है, अतः इसकी जांच पड़ताल केवल FBI ही कर सकती है। तथा एक बार कोई मामला FBI के पास चला जाए तो समाचार पत्रों में उसकी बहुत चर्चा होती है। इससे अपराधी को पता चल जाता है कि उसकी खोज की जा रही है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, क्योंकि ज्यों ही डेबी के अपहरणकर्ताओं को यह पता चलेगा कि हमने पुलिस की सहायता ली है, त्यों ही वो डेबी की हत्या कर देगा। पुलिस में रिपोर्ट करके तो हम अपनी लड़की को गंवा बैठेंगे। मैंने कहा, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? ना, बिली सीनियर ने उत्तर दिया। बिली ने अपनी राय देते हुए कहा, इसका एक ही उपचार है कि डेबी के अपहरणकर्ता को मुंहमांगी रकम दे दी जाए। वो अपने आप डेबी को रिहा कर देगा। काश ऐसा हो सकता, बिली ने अपने पिता से पूछा। बिली सीनियर ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, उसे यह चाहिए, वो टॉम के एवज में डेबी को रिहा करेगा। टॉम के एवज में डेबी को रिहा करेगा? बिली ने आश्चर्य से अपने पिता के शब्द दोहराते हुए कहा, हां। वो क्यों? इसका उत्तर तो वही दे सकता है बिली। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप लोग इन्हें वो पत्र क्यों नहीं दिखा देते? फ्रैंक ने कहा। जैक चार्ल्स ने अपनी जेब से एक तय हुआ पत्र निकाला तथा मेरे सामने रख दिया। बिली मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और हम दोनों वो पत्र पढ़ने लगे। डियर मिस्टर चार्ल्स, आपको विश्वास तो नहीं होगा, किंतु यह बिल्कुल सच है कि आपकी पुत्री डेबोरा मेगन यानी डेबी हमारे अधिकार में है, अर्थात हम उसे अपहृत कर लाए हैं। यह जानते हुए कि आप अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहेंगे, हम आपके सामने अपनी शर्तें पेश करते हैं। इन शर्तों पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जा सकती। आपको अपने दामाद थॉमस मेगन को किसी तरह यहां ह्यूस्टन बुलाना होगा। उसे आप किस बहाने से यहां बुलाएंगे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। अलबत्ता ह्यूस्टन में उसकी पहुंच की सूचना हमें अपने सूत्रों से मिल जाएगी। आपकी बेटी की सुरक्षा एवं सलामती की कीमत यह है कि थॉमस मेगन को सही सलामत हमारे हवाले कर दें। तत्पश्चात आपकी बेटी तुरंत आपको लौटा दी जाएगी। थॉमस मेगन ने यहां पहुंचते ही आदान प्रदान का ब्यूरो आपके पास भेज दिया जाएगा। साथ ही हम आपको यह बता दें कि पुलिस को कोई सूचना देना आपकी बेटी के हित में खतरनाक सिद्ध होगा। उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। जब हम ये पत्र पढ़ चुके तो फ्रैंक ने कहा, टेक्सास का हर गुंडा यह जानता है कि हमारे परिवार की किसी स्त्री का अपहरण करके वो लाखों बटोर सकता है, किंतु यहां के किसी गुंडे में इतनी जरूरत नहीं कि वो हमारी स्त्रियों पर मैली नजर डाल सके। पर ये गुंडे तो अजीब गुंडे हैं।
इन्होंने हमारी लड़की का अपहरण किया और उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए। वे डेबी के बदले टॉमस को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तनिक चुप रहने के पश्चात फ्रैंक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम में ऐसी क्या विशेषता है कि एक अपहरणकर्ता हमारे पैसे के मुकाबले तुमको ज्यादा तरजीह देता है? तुम फिजूल की बातें मत करो, बिली ने फ्रैंक को डांटते हुए कहा। यह तो टॉम पर निर्भर है कि वह इस मामले में कोई संबंध रखना चाहता है या नहीं। यदि टॉम अपनी पत्नी के संकट काल में उसकी सहायता नहीं कर सकता तो इससे अपने आप को मर्द कहलाने का कोई हक ही नहीं, फ्रैंक ने क्रोध से कहा। बिली मेरा पक्ष लेते हुए बोला, तुम अपनी बताओ कि यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ गई होती और जब उस पर ऐसी कोई विपत्ति आन पड़ती, तुम उसके लिए क्या करते? यह सुनते ही फ्रैंक का रंग फक्क सा हो गया। मैं समझ गया कि फ्रैंक और उसकी पत्नी की आपस में नाइत्तेफाकी है। बिली सीनियर, जो काफी समय से चुप बैठे थे, उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए कहा, टॉम, फ्रैंक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आखिर तुम में ऐसी क्या विशेषता है कि अपहरणकर्ता तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए हमारी लड़की का अपहरण करे तथा हमारे सामने यह शर्त रखे कि वो केवल तुम्हारे बदले में ही हमारी लड़की को रिहा करेगा। मैंने कहा, इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूं? मेरे विषय में आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरी कितनी संपत्ति है। आपने प्राइवेट गुप्तचरों से 2 बार मेरी जांच पड़ताल भी करवाई थी। पहली बार मुझसे साझेदारी करने से पूर्व और दूसरी बार जब मैंने डेबी से विवाह किया था। मेरे बारे में ऐसी तो कोई बात नहीं जो मैं जानता हूं और आप ना जानते हो। बिली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ था कि हमने प्राइवेट गुप्तचरों से तुम्हारी जांच पड़ताल करवाई थी? मेरे होटलों में ठहर कर लोग मेरे मुलाजिमों से मेरे बारे में पूछताछ करें और मुझे पता ना चले। यदि ऐसा होने लगा तो मैं अपने होटल चला चुका। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन गुप्तचरों का भी पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। खैर, छोड़ो इन बातों को, बिली ने नम्र भाव से कहा। तुम इस समस्या पर गौर से ध्यान करो। हमारे सामने 2 मुद्दे हैं। एक ये कि डेबी तुम्हें छोड़कर यहां चली आई और तत्पश्चात उसका यहां से अपहरण कर लिया गया। तुम्हारे विचार में इन 2 मुद्दों में, यानी डेबी के तुम्हें छोड़कर यहां आने और फिर उसके अपहरण करने, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? मेरे विचार में तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं। मुझे प्राप्त करने के लिए डेबी का अपहरण करना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। क्या हाल में तुम्हारे साथ कोई असाधारण घटना घटी थी? फ्रैंक ने पूछा। हाँ, मेरी बजाय बिली ने फ्रैंक के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझसे कहा, तुम फ्रैंक को कैलिस वाला किस्सा बताओ। मैंने पूरा वृतांत फ्रैंक के सम्मुख बयान कर दिया। फ्रैंक ने मुझसे पूछा, ये कैलिस अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, वही इस मुसीबत की जड़ है। कैलिस का डेबी के अपहरण से क्या संबंध हो सकता है? मैंने मेज पर पड़े हुए अपहरणकर्ता के पत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं कैलिस से मिल चुका हूं। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि ऐसा पत्र लिख सके। बिली सीनियर ने हस्तक्षेप करते हुए मुझसे कहा, तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तुम में ऐसी क्या विशेषता है कि अपहरणकर्ता तुम्हारे बदले में ही डेबी को रिहा करेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और ना ही इसका कोई महत्व है। महत्व तो इस बात का है कि डेबी की रिहाई के लिए क्या कदम उठाया जाए। यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं, फ्रैंक ने मुझसे कहा। मैं आदान प्रदान के लिए राजी हूं। आप मुझे उनके हवाले कर दीजिए। डेबी रिहा हो जाएगी। डेबी को रिहा करवाने का और कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए सब कुछ ऐसे लकवा सा मार गया। तब जैक चार्ल्स ने मौन तोड़ते हुए कहा, टॉम, मैं तुम्हें अब तक गलत समझता रहा था। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैंने कहा, यह सब कुछ तो बाद में भी कहा सुना जा सकता है। अब तो आप लोग ये योजना बनाइए कि इस आदान प्रदान को कैसे अमल में लाया जा सकता है। बिली सीनियर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हम दामाद को गंवाकर बेटी हासिल नहीं करना चाहते। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी बेटी विधवा हो जाएगी तथा ये बात जीवन पर्यंत हमारे अंतःकरण को कचोटती रहेगी कि हमने अपनी बेटी को हासिल करने के लिए अपने दामाद को मौत के मुंह का निवाला बना दिया था। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमें डेबी भी मिल जाए और तुम्हारा भी बाल बांका ना हो। तुम्हें उनके हवाले करने से पहले हम तुम्हारे शरीर के अंग पर मिनी ट्रांसमीटर लगा देंगे ताकि तुम उनके अधिकार में रहो तो हमें पूरी सूचना मिलती रहे कि तुम कहां पर हो तथा वो अपहरणकर्ता कौन लोग हैं। एक बार हमें उनका पता लग जाए फिर हम अपने आप उनसे सुलट लेंगे। पर यह होगा कैसे? जैक चार्ल्स ने आदर भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा, हमारा सुरक्षा विभाग किस मर्ज की दवा है? वो इस संकट काल के समय हमारे काम नहीं आएंगे तो हमें उनका क्या फायदा? तुम इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहो। बिली सीनियर ने अपने बड़े भाई जैक चार्ल्स को परामर्श देते हुए कहा, बात जितने कम लोगों को मालूम हो उतना ही डेबी के हित में अच्छा है। मेरे विचार में तो अब आप भी जाकर आराम करें। सुबह मैं और फ्रैंक पूरी बात आपके सम्मुख कर देंगे। सुबह के 4 बजना चाहते थे। जैक चार्ल्स पहले ही बहुत थके हुए थे।
अतः वो वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात बिली सीनियर ने फ्रैंक और जो के अलावा बाकी सबको भी वहां से भेज दिया। अब मैं, बिली, बिली सीनियर, जो तथा फ्रैंक बाकी रह गए थे। मैंने बिली से कहा, अपहरणकर्ताओं को यह कैसे ज्ञात होगा कि तुम लोग डेबी को हासिल करने के लिए मुझे उनके हवाले करने के लिए तैयार हो? उत्तर बिली के बजाय बिली सीनियर ने दिया, तभी तो हमने जो को यहां रोका हुआ है। इसकी पत्नी लिंडा बहुत ही कौतूहली है। जब तक ये उसे नहीं बता देता कि आज की बैठक में हमने क्या निर्णय लिया है, वो इसके कान खाती रहेगी। हम जो को बता देंगे कि ये लिंडा के कान में इस बात की भनक डाल दे कि हम आदान प्रदान के लिए सहमत हैं। लिंडा को बस पता लगने की देर है कि समझ लो कि ह्यूस्टन में खबर फैल गई। अपहरणकर्ताओं को अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम डेबी के बदले टॉम को उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। बिली सीनियर ने जो को संबोधित करते हुए कहा, तुम सुरक्षा उपायों के विषय में हम सबसे बेहतर जानते हो। तुम बताओ कि हम अपनी इस योजना को किस ढंग से अमल में लाएं कि टॉम को उनके हवाले करने के पश्चात हमें हर क्षण मालूम रहे कि वो क्या करते हैं, ताकि हम लोग उनको बुरे के घर तक पहुंचा सकें। जो ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे तन के कपड़ों की, यानी बनियान, अंडरवेयर, कमीज, पतलून एवं जुराबों आदि की जरूरत पड़ेगी। मैं इनमें छोटे छोटे यंत्र फिट कर दूंगा जो हमारे ट्रांसमीटर से जुड़े होंगे। जब तुम उनके नियंत्रण में होगे तो इन यंत्रों द्वारा हमें हर समय पता चलता रहेगा कि तुम कहां पर हो, तुम्हारे साथ क्या बातचीत की जा रही है तथा उनका तुम्हें कहीं ले जाने का प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह। फिर तब जो ने बिली सीनियर को संबोधित करते हुए कहा, इसके अलावा मुझे कुछ कारों, हेलीकॉप्टरों एवं एक अजनबी तेज गति वाली स्टीम बोट की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वे लोग टॉम को अपने अधिकार में लेने के पश्चात किसी और जगह या किसी और द्वीप पर ले जाना चाहें। फ्रैंक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, स्टीम बोट की बजाय तुम चाहो तो मेरा छोटा यॉट ले सकते हो, वो बहुत तेज भागता है। बिल्कुल नहीं, जो ने आपत्ति करते हुए कहा, मैं चार्ल्स कॉर्पोरेशन की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमारी हर चीज पहचान ली जाएगी। इससे उनको संदेह हो जाएगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। हम हर चीज बाहर से किराए पर लेंगे। हम यही बातें कर रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जो ने टेलीफोन सुनकर हमें बताया कि सुरक्षा विभाग वाले कह रहे हैं कि अभी अभी एक आदमी जैक चार्ल्स के नाम एक बंद लिफाफा देकर गया है। बिली ने जो से कहा, तुम वो लिफाफा ऊपर मंगवा लो। बिली सीनियर विचार मग्न भाव से बोले, हमें अपनी सिक्योरिटी की भी निगरानी करनी पड़ेगी। बिली ने अपनी राय देते हुए कहा, हम ये मामला किसी प्राइवेट गुप्तचर एजेंसी को सौंप दें तो बेहतर होगा। फ्रैंक बोला, मुझे तो अपने सुरक्षा विभाग पर भी शक होने लगा है कि कहीं इनमें से ही किसी की उनसे सांठ-गांठ ना हो। बिली सीनियर ने फ्रैंक के साथ सहमति प्रकट करते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हमें अपने सूत्रों से टॉम के यहां पहुंचने का पता चल जाएगा। टॉम को पहुंचे अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि वो जैक के नाम दूसरा पत्र भी छोड़ गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनको यहीं से किसी ने सूचित किया है। बिली सीनियर ने जो से कहा, ऐसा करो जो कि सुरक्षा विभाग की पूरी स्क्रीनिंग कर डालो। जिस पर तुम्हें तनिक सा भी संदेह हो उसकी छुट्टी कर दो। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जो अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलकर आने वाले से वो पत्र ले आया जो डेबी के अपहरणकर्ताओं ने थोड़ी देर पहले जैक चार्ल्स के नाम भेजा था। उन्होंने पत्र में निर्देश दिए थे कि बृहस्पतिवार की संध्या को मुझे किस समय और किस स्थान पर अकेला छोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने ये लिखा था कि जब उन्हें निश्चय हो जाएगा कि आसपास हमारा कोई आदमी नहीं है तो वे मुझे अपनी हिरासत में ले लेंगे और उसके 10 मिनट पश्चात ही डेबी को रिहा कर देंगे। फ्रैंक ने कहा, आज मंगल की सुबह है और उन्होंने बृहस्पतिवार की संध्या को टॉम को हिरासत में लेने को लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे पास पूरे 3 दिन है। हम इस दौरान पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिली सीनियर ने थके से स्वर में कहा, इस समय सुबह के 5 बजे हैं। 3-4 घंटे आराम कर लें तो बेहतर है। सुबह ताजा दम होकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। कहकर बिली सीनियर कमरे से बाहर चले गए। बिली ने मुझसे कहा, चलो टॉम, तुम मेरे घर चलो, तुम वहीं आराम करना। ह्यूस्टन की आबोहवा इतनी नम थी कि सुबह जब मैं उठा तो कपड़े शरीर के साथ चिपक रहे थे। कुछ गर्मी के कारण तथा कुछ उमस के कारण शरीर बोझिल सा हो रहा था। नहा धोकर मैं डाइनिंग रूम में चला आया। वहां पर बिली एवं उसकी पत्नी बाबरा पहले ही मौजूद थे। बाबरा मेज पर नाश्ता लगाने में व्यस्त थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कनखियों से मेरे चेहरे की ओर देख लेती थी, मानो ये अनुमान लगाने की चेष्टा कर रही हो कि मैं अपने ससुर के घर क्यों नहीं ठहरा। नाश्ते पर यूं ही इधर उधर की बातें होती रही थी। बारबरा ने अपने रवैये से तनिक भी प्रकट नहीं होने दिया था कि वो मेरी एवं डेबी के अनबन के बारे में जानती हो। नाश्ता समाप्त होते ही बिली मुझे अपने अध्ययन कक्ष में ले आया।
वहां से उसने अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी को फोन किया। एनी, मैं टेक्सास एविएशन के हैरी पियर्सन तथा गल्फ फिशिंग कॉर्पोरेशन के चार्ली अल्वारेस से तुरंत भेंट करना चाहता हूं। तुम उनसे समय नियत कर दो और उनसे कह दो कि वे मुझे मेरे ऑफिस में मिलने के बजाय ह्यूस्टन क्लब में मिलें। फोन करने के बाद बिली ने मुझसे कहा, हैरी पियर्सन हेलीकॉप्टर किराए पर देता है तथा चार्ली अल्वारेस की अपनी स्टीम बोट्स हैं। मुझे इन दोनों को बताना पड़ेगा कि हम ये चीजें उनसे किराए पर क्यों ले रहे हैं, अन्यथा उन्हें शक हो जाएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे अपने हेलीकॉप्टर और स्टीम बोट्स हैं। बहरहाल मैं उनको समझा दूंगा कि वो अपना मुंह बंद रखें, जैसा तुम उचित समझो। मैंने कहा, मेरी जान तो अब तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम चिंता मत करो। चलो अब बाजार चले और तुम्हारे नाप के कुछ कपड़े आदि खरीद लाए, ताकि जो उनमें अपने यंत्र फिट कर सके। मैं एवं बिली बाजार रवाना हो गए। 2-3 पोशाक, जुराबे, जूते खरीदने के बाद हम दोनों बिली के ऑफिस चले आए। ऑफिस पहुंचते ही बिली की सेक्रेटरी एनी ने उसे बताया कि पियर्सन एवं अल्वारेस उसे 11 बजे ह्यूस्टन क्लब में मिलेंगे। एनी, तुम जो से कहो कि मेरे कमरे में चला आए, कहकर बिली अंदर अपने ऑफिस के कमरे में चला आया। अपनी कुर्सी पर बैठते ही उसने अपने पिता का नंबर मिलाया। डैडी, हम पहुंच गए हैं। अचानक बिली के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। हे ईश्वर! हाँ ठीक है, आप जाइए। खैर तो है बिली? मैंने पूछा। बिली ने रिसीवर वापस रखते हुए कहा, जैक अंकल को 1 घंटा पहले दिल का दौरा पड़ गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। डैडी और फ्रैंक दोनों उनके साथ जा रहे हैं। ये सब समय की बात है, मैंने कहा। न डेबी का अपहरण होता, न उन्हें यह दौरा पड़ता। बिली ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे, तुम्हें और जो को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तभी जो वहां पहुंच गया। बिली ने उसे जैक के बारे में बताते हुए कहा, अब हम तीनों को यह काम सिरे चढ़ाना होगा। हम टॉम के लिबास खरीद लाए हैं, तुम उनमें अपने यंत्र आदि लगाओ। वो तो मैं लगाऊंगा ही, पर मुझे यह चिंता हो रही है कि यदि अपहरणकर्ताओं ने इस डर से कि टॉम कहीं अपने कपड़ों में पहचाना न जाए, उसके कपड़े उतरवाकर टॉम को किसी और किस्म का लिबास पहनवा दिया, तो उस सूरत में हमें कैसे पता चलेगा कि टॉम के साथ क्या करने वाले हैं? इसका तो कोई समाधान नहीं, बिली ने चिंतित स्वर में कहा। यदि टॉम सहमत हो जाए तो है। क्या? जो ने अपनी जेब से एक बहुत लंबा सा कैप्सूल निकालते हुए कहा, उनकी हिरासत में जाने से पहले टॉम को यह कैप्सूल निगलना होगा। यह है क्या भला? बिली ने जो से पूछा। इसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। इसे निगलने से पहले एक खास तरीके से दिशा सूचित ट्रांसमीटर के साथ संयुक्त कर दिया जाता है। इसके निगलने के पश्चात यदि आदमी चुप रहे तो ट्रांसमीटर की सुई अपनी जगह पर रहती है, किंतु ज्यों ही वो व्यक्ति बोलने लगेगा, ट्रांसमीटर की सुई हिलने लगेगी और यह बता देगी कि यह व्यक्ति किस दिशा से और कितने फासले पर है। अब तुम ही बताओ कि अगर किसी को ढूंढना हो और उसकी दिशा एवं फासले का पता चल जाए तो बाकी क्या रह गया? तुम ये लाए कहां से हो? बिली ने दिलचस्पी के साथ पूछा। मैंने CIA वालों से मांगा है। ये कितनी देर तक क्रियाशील रहता है? 48 घंटे तक, जो ने उत्तर दिया। बिली को तसल्ली होने लगी थी। बोला, जो, मैं हेलीकॉप्टर एवं स्पीड बोट का प्रबंध करने वाला हूं। तुम ऐसा करो कि टॉम को साथ ले आओ और इसके कपड़ों में वो यंत्र आदि लगा दो। इतने में मैं भी वापस आ जाऊंगा, फिर हम अपने अगले कदम के बारे में सोचेंगे। कहकर बिली ह्यूस्टन क्लब के लिए रवाना हो गया। मैं जो के साथ चला आया। जो मुझे सुरक्षा विभाग के इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ रेमन रॉड्रिक्स के पास ले गया। आपके दांत असली हैं या नकली? रॉड्रिक्स ने मुझसे पूछा। बिल्कुल असली हैं। आपके दांत नकली होते तो बहुत अच्छा होता। खैर, रॉड्रिक्स ने अपनी मेज की दराज से एक खोल निकालते हुए कहा, आप इस खोल को अपने दांतों पर चढ़ा लीजिए। ना आपको कुछ महसूस होगा और ना ही देखने वालों को कोई अंतर दिखाई देगा। इस खोल में सामने के दांतों वाले भाग में 2 अदृश्य माइक्रोफोन लगे हुए हैं। वे बहुत ही संवेदनशील हैं। आप जो भी बोलेंगे वो इन माइक्रोफोनों द्वारा 2 मील की दूरी तक ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर कोई आपसे बात कर रहा होगा तथा आपका मुंह तनिक भी खुला होगा तो वो माइक्रोफोन उसके शब्दों को भी पकड़ लेंगे और ट्रांसमिट कर देंगे। ये अपने दुश्मन के लिए बहुत ही खतरनाक यंत्र है। हमें इनकी कार को भी बग करना है, जो ने रॉड्रिक्स से कहा। वो भी हो जाएगी। फिर रॉड्रिक्स ने मुझसे पूछा, आप बग का मतलब तो समझते हैं ना? नहीं, बग एक ऐसे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ लगा दिया जाता है। तत्पश्चात ये बग उस व्यक्ति या वस्तु की हर नकलो हरकत को उस जगह रिले करता है जहां से वो जुड़ा होता है। रॉड्रिक्स ने एक सिगरेट का पैकेट खोलकर मेज पर रख दिया तथा कोने की 2 सिगरेटों को लक्ष्य करते हुए बोला, इन सिगरेटों को जब आप सुलगाएंगे तो उनसे चिंगारियां निकलेंगी। ये चिंगारियां भी यही ट्रांसमिट करेंगी कि आप किस दिशा में और कितने फासले पर हैं। तत्पश्चात रॉड्रिक्स ने साधारण सा टाइप इन मुझे देते हुए कहा,
इसे आप अपनी टाई पर लगा लेना। ये आपकी किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करके वहां ट्रांसमिट करने के लिए है। फिर रॉड्रिक्स ने मुझे बेल्ट देते हुए समझाया कि इसके बक्कल में एक बहुत ही शक्तिशाली बग लगा हुआ है जो आप और आपके पास खड़े व्यक्तियों की हर नकलो हरकत को रिले करता रहेगा। अब आप इनके बारे में भी समझ लीजिए। रॉड्रिक्स ने मुझे दो छोटी सी चीजें देते हुए कहा, ये भी बग हैं जो आपके जूतों की एड़ी में फिट किए जाएंगे। हर बार जब आप चलने के लिए कदम उठाएंगे तो आपको तो फिर भी कुछ महसूस नहीं होगा, किंतु हमें यहां पर बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगेगी। यदि कोई आपको धकेल कर आगे ले जा रहा होगा तो ये बग बीप बीप की बजाय बी बी की आवाज रिले करने लगेंगे, और अगर आपके कदम निश्चल होंगे तो इनमें से कोई आवाज रिले नहीं होगी। सारांश में ये कि हमें यहां बैठे बैठे पता चल जाएगा कि आप चल रहे हैं या आपको धकेल कर ले जाया जा रहा है अथवा आप खड़े हैं। अलबत्ता सबसे जरूरी याद रखने वाली बात यह है कि यदि आप किसी वाहन से सफर कर रहे होंगे तो गति में होते हुए भी आपके पैर स्थिर होंगे। ऐसी अवस्था में आप गला खराब होने का अभिनय करते हुए अपने दाएं घुटने को दबाकर खांसना शुरू कर देना। नकली खांसी खांसने से घुटने पर दबाव पड़ता है, इसका सीधा पैर से संबंध होता है। आप अपने घुटने को हाथ से तनिक सा भी दबाएंगे तो आपके जूते की एड़ी में लगा बग क्रियाशील हो जाएगा और ट्रांसमिट करने लगेगा। यदि आप एक बार खांसेंगे तो हम ये समझेंगे कि आपको कार में ले जाया जा रहा है। दो बार खांसने का मतलब होगा कि आप नौका या स्टीम बोट में सवार हैं। यदि आप तीन बार खांसेंगे तो हम ये समझेंगे कि आप विमान से सफर कर रहे हैं। एक बार किसी वाहन में सवार होने के पश्चात इस क्रिया को दोहराते रहना। इन चीजों के अलावा हम आपके कोट एवं पतलून की लाइनिंग के भीतर भी पतले एंटीना लगा देंगे। उनके द्वारा हमें आपकी हर नकली हरकत की सूचना मिलती रहेगी। मुझे यह सब समझाकर रॉड्रिक्स किसी को जरूरी फोन करने के लिए अपने ऑफिस के भीतरी कमरे में चला गया। रॉड्रिक्स के जाते ही जो ने मुझसे कहा, रॉड्रिक्स बहुत ही चतुर व्यक्ति है, मैं इससे 2 बार शर्त हार चुका हूं। एक बार मुझसे कहने लगा कि मैं 3 छोटी कीलों, एक तांबे के तार तथा एक बैटरी सेल से माइक्रोफोन तैयार कर सकता हूं। मैं समझा वो शेखी बघार रहा है। मैंने शर्त लगा ली और तीनों चीजें लाकर उसके हवाले कर दी। इस खुदा के बंदे ने 5 मिनट के अंदर माइक्रोफोन बना दिया तथा मैं शर्त हार गया। फिर एक दिन न जाने क्या सूझी कि मैं जब मानूंगा कि तुम बैटरी सेल के बिना माइक्रोफोन बनाकर दिखाओ। बोलो, 100 लेने या 200 देने? मैंने कहा मुझे मंजूर है। कहने लगा, तुम थोड़े से सिक्के, एक ब्लॉटिंग पेपर और थोड़ा सा सिरका ला दो। मैंने ये सब चीजें लाकर दे दी। मुझे यकीन था कि रॉड्रिक्स बैटरी के बिना माइक्रोफोन नहीं बना सकता। इस भले मानस ने 10 मिनट के अंदर ही माइक्रोफोन बना दिया। उसमें से आवाज हल्की हल्की सी उभर रही थी। मैं नहीं माना तो कहने लगा, मैं इसे एक तार से मिलाकर तार का दूसरा सिरा नीचे लटका देता हूं। तुम 5 मंजिल नीचे चले जाओ और उस सिरे को मुंह के पास लाकर आहिस्ता आहिस्ता बोलो। तत्पश्चात तुम ऊपर आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने क्या कहा था। मैंने ऐसा ही किया। तुम मानोगे नहीं टॉम कि जब मैं ऊपर आया तो रॉड्रिक्स ने वही शब्द दोहराकर मुझे सुना दिए थे जो मैंने 5 मंजिल नीचे से बोले थे। मुझे तो रॉड्रिक्स बहुत भला व्यक्ति लगा है। मैंने जो से कहा, भला भी है और स्नेही भी। यहां आने से पहले क्या करता था? CIA में था, तभी तो इतना चतुर है। काफी समय से मैंने सिगरेट नहीं पिया था। सिगरेट का पैकेट सामने देखकर मुझे तलब होने लगी थी। ये वो पैकेट था जो रॉड्रिक्स मुझे देकर गया था और जिसकी 2 सिगरेटों में बग लगे हुए थे। इन्हें मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जो को सिगरेट पीने की आदत नहीं थी। मैंने जो से अनुमति ली और वापस ऊपर जाने लगा। मैं एक पैकेट खोलकर सिगरेट सुलगाना ही चाहता था कि न जाने कैसे एक आदमी से मेरी टक्कर हो गई। क्यों, दिखाई नहीं देता क्या? उसने रुष्ट भाव से कहा। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सॉरी कहकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट का प्रवेश द्वार बंद था। मैं वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट तक लिफ्ट नहीं आई। मैं समय बिताने के लिए सिगरेट के पैकेट को उलट पुलट कर देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि लिफ्ट कब पहुंची थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? लिफ्ट चालक ने मेरी ओर घूरते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से उत्तर दिया। मुझे अचानक न जाने क्या हो गया था कि मेरी टांगें कांपने लगी थीं। ज्यों ही मैं लड़खड़ाता हुआ लिफ्ट की ओर बढ़ा, लिफ्ट चालक ने मेरी ओर आकर मेरा बाजू थाम लिया और मुझे सहारा देकर लिफ्ट के अंदर ले आया। मुझे हर चीज तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। टांगें बिल्कुल जवाब दे गई थीं। मैं एक गिरते हुए पेड़ की भांति लरसता हुआ आगे की ओर गिरने लगा। बोलना चाहकर भी मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि
उसके बाद किसी ने मुझे सीधा करके लिफ्ट के फर्श पर लिटा दिया था। मेरी आंखें खुली थीं, कान चौकस थे। लोग टिप्पणियां कर रहे थे। एक कह रहा था, भला चंगा खड़ा था, अचानक इसे क्या हो गया। दूसरा कह रहा था, पिए हुए होगा। तीसरा कह रहा था, क्या आदमी है, इस समय भी चढ़ा रखी है। मेरा मस्तिष्क सही काम कर रहा था। मैं उनको बताना चाहता था कि मैंने पी नहीं रखी, मुझे कुछ हो गया है, पर मेरी जुबान ही साथ नहीं दे रही थी। तब मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी थी। उसने कहा था, मैं डॉक्टर हूं, आप लोग जरा परे हटिए, मुझे देखने दीजिए। यह कहकर वो मेरे ऊपर झुक गया था और मेरी नब्ज देखने लगा था। उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा था, इसे तो दिल का दौरा पड़ गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मेरी कार बाहर खड़ी है, आप लोग इसे कार तक पहुंचाने में जरा मेरी मदद कर दीजिए। तत्पश्चात 2-3 आदमी मुझे उठाकर बाहर ले आए थे। मेरा मस्तिष्क बराबर काम कर रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था कि मुझे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है और कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, पर मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। मेरी जबान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी, ना ही मुझसे हिला डुला जा रहा था। मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई थी मानो मेरे अंग अंग पर फालिस मार गया हो। तत्पश्चात मुझे बाहर लाकर एक बड़ी सी कार की पिछली सीट पर लिटा दिया गया था और कार रवाना हो गई थी। उसके बाद अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी पीछे मेरे पास था और उसने मेरा शिथिल बाजू अपने हाथ में लेकर मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। सुई लगने भर की देर थी कि मुझे नींद ने आ घेरा था। मेरा अपहरण कर लिया गया था। जब मेरी आंख खुली तो अंधेरा था। मैं अपनी पीठ के सहारे चारपाई पर लेटा हुआ था और अंधेरे में घूरे जा रहा था। जब मैं इधर उधर हिला डुला तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं नंगा हूं। मेरे नीचे गद्दा है, मेरे शरीर के ऊपर एक चादर है तथा मेरी बाई जांघ में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। मैंने एक ओर को देखा तो मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी सामने खिड़की से आ रही थी। मैंने अपने ऊपर की चादर हटाई और बिस्तरे से निकलकर उस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। खिड़की पर थोड़ा सा पर्दा लटका हुआ था। मैंने पर्दा एक तरफ करके खिड़की खोल दी। खिड़की की चौखट में लोहे की सलाखें लगी थीं। बाहर से मेंढकों के टरटराने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर तक मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ बाहर देखता रहा था कि मुझे ठंड लगने लगी थी तथा मैं खिड़की बंद करके फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया था। इतनी उठक बैठक से ही मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। मैंने चादर तानी और फिर से सो गया। जब मैं दोबारा उठा तो सूर्योदय हो चुका था और मैं स्वयं को अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। एक ओर को कॉफी एवं चाय की अलग अलग केतलियां पड़ी थीं। वॉश बेसिन के पास धुला हुआ तौलिया तथा साबुन की एक नई टिकिया रखी थी। एक दूसरी मेज पर तह की हुई जीन्स और टी शर्ट पड़ी हुई थी। मैंने पहले नाश्ता किया और उसके बाद नहा धोकर जीन्स एवं टी शर्ट पहनकर तैयार होकर बैठ गया। पहले तो मेरे मन में आया कि क्यों न दरवाजा खटखटाना शुरू कर दूं और अपने बंदीकर्ताओं से पूछूं कि उन्होंने किस उद्देश्य से मेरा अपहरण किया है, पर मेरी अक्ल ने मेरा साथ दिया और मैं शांत होकर बिस्तरे पर बैठ गया। मैं मन ही मन उन पत्रों के विषय में सोचने लगा जो इन लोगों ने जैक चार्ल्स को भेजे थे। पहले पत्र का उद्देश्य तो मुझे किसी भांति ह्यूस्टन बुलाना था, किंतु दूसरे पत्र का उद्देश्य चार्ल्स परिवार की आंखों में धूल झोंकना था। दूसरा पत्र इस ढंग से लिखा गया था कि पढ़ने वाले को एक बार यह यकीन हो जाए कि मुझे अधिकार में लेते ही वो डेबी को रिहा कर देंगे। वो सरासर उनकी चाल थी। वास्तव में उन्होंने चार्ल्स परिवार को बेवकूफ बनाया था। मुझे यकीन था कि बिली और बिली सीनियर इतने क्रोधित हो रहे होंगे कि उन्होंने आकाश पाताल एक कर रखा होगा। पहले उनकी बेटी का अपहरण किया गया था और उसके 3 दिन बाद उनकी आंखों में धूल झोंककर उनको बेवकूफ बनाया गया था। यह तो निश्चित था कि वे इन अपहरणकर्ताओं को ढूंढ निकालेंगे, पर तब तक तो कुछ भी हो सकता था। अकस्मात मुझे डेबी का विचार आया कि वो भी यहीं पर होगी अथवा उसे इन लोगों ने किसी और जगह रखा हुआ है, और सबसे पहले तो यह मालूम करने की जरूरत थी कि यह कौन सी जगह है। मैं एक बार फिर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। वहां से दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। खिड़की की सलाखें इस कदर मोटी थीं कि उनको तोड़ मरोड़ कर बाहर निकल भागने का कोई चांस ही नहीं था। मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो एक आदमी अंदर आ रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी। बंदूक उसने मेरे सीने की ओर लक्ष्य कर रखी थी। वो आदमी दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और मुझे संबोधित करते हुए बोला, बिस्तरे पर जाकर बैठो। मैं बिस्तरे पर आकर बैठा ही था कि एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ।
उसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था तथा अपनी चाल ढाल से ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेगन, मेरा विचार है आपकी रात आराम से कटी होगी। मैंने उसके प्रश्न की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, तुम ये बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है? वो भी पता पड़ ही जाएगा। उसने बंदूकधारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये आदमी एक ही गोली में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तुम अपनी धमकियां अपने पास रखो तथा मेरी बात का जवाब दो कि मेरी पत्नी कहाँ है। वो बिल्कुल सुरक्षित है, तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो। उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा। यहीं पर है? मैंने पूछा। हाँ, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होगा। मिस्टर मेगन, मुझ पर विश्वास करने के अलावा आपके पास और चारा ही क्या है? बहरहाल मैं आपसे चंद एक सवाल कर लूं, फिर आप दोनों की भेंट करवा दूंगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमने आप पर एक अजीब चीज इस्तेमाल की थी, उसका आप पर कोई अप्रिय प्रभाव तो नहीं पड़ा? अभी तक तो मैं ठीक ठाक हूं। उसने अपनी जेब से कारतूस जैसी चीज निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह कमाल इसका है। शरीर के किसी भाग का स्पर्श होते ही इसमें से एक बारीक सी सुई बाहर निकल आती है और शरीर के अंदर नर्व गैस इंजेक्ट कर देती है। शिराओं में प्रवेश करते ही नर्व गैस अंग अंग को कुछ देर के लिए सुन्न कर देती है। कुछ करना चाहकर भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही हमने आपके साथ किया था जब आप सिगरेट खरीदने के पश्चात वापस लिफ्ट की ओर जा रहे थे। जो एक आदमी आपसे टकराया था उसने यह कारतूस आपकी एक जांघ से लगा दिया था। फिर कुछ देर पश्चात आपकी हालत खराब होने लगी थी। तत्पश्चात क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। मुझे ये सब बताने का फायदा? मैंने पूछा। मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि हमारी हिरासत में आने के पश्चात हमारे चंगुल से बच निकलने के लिए आपने जो योजना बनाई थी वो बहुत ही कारगर थी, किंतु वो धरी की धरी रह गई। अब आप यहां पर ऐसी कोई कारगुजारी मत करना कि आपका जीवन ही जोखिम में पड़ जाए। ये तो बताइए कि आप आखिर हैं कौन? उससे क्या अंतर पड़ता है मिस्टर मेगन? अगर आप मुझे पुकारने या संबोधित करने के लिए मेरा नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे रॉबिन्सन कह सकते हैं। तो मिस्टर रॉबिन्सन, आप मुझे यह बताइए कि मुझे यहां क्यों लाया गया है? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, शनय शनय सब मालूम हो जाएगा। मैंने सोचा था कि आपसे फौरन सवाल जवाब करूंगा, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम्हारे इरादे गए भाड़ में। मैं तो बस सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। आप उससे अवश्य मिलेंगे और एकांत में मिलेंगे। आप दोनों को एक दूसरे से कई ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जिनके विषय में आप दोनों अभी तक बिल्कुल बेखबर थे। तुम बेकार की मत हाको रॉबिन्सन, पहले मुझे मेरी पत्नी से मिलाओ। रॉबिन्सन ने मेरे चेहरे का अध्ययन करते हुए कहा, आपको रॉब डालना खूब आता है। खैर, बात आपकी मान ली। कहकर रॉबिन्सन कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे बंदूकधारी भी कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उनके बाहर निकलते ही मैं उन दोनों के बारे में सोचने लगा कि वे कौन लोग हो सकते हैं। बंदूकधारी तो स्थानीय टेक्सकन प्रतीत होता था, लेकिन रॉबिन्सन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बहुत ही सभ्य था। उसकी चाल ढाल, पहनावा, बातचीत करने की शैली वगैरह 100% अंग्रेजी थी। वो बिल्कुल अंग्रेज प्रतीत होता था, किंतु उसके उच्चारणों से बहीमियन झलक थी। मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका कि रॉबिन्सन किस मूल का है। अनायास मेरी दृष्टि छत की ओर चली गई। छत में कड़ियां लगी हुई थीं, जिससे जाहिर होता था कि यह कोई गांव है। मैं छत की ओर देख रहा था कि मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौकस होकर बिस्तर पर बैठ गया। तभी दरवाजा खुला और किसी ने डेबी को अंदर धकेल दिया। वो गिरते गिरते बची थी। मुझे कमरे में देखकर वो हैरत में पड़ गई। तुम यहां कैसे टॉम? मैंने उसे बाहुपाश में लेते हुए कहा, इन लोगों ने तुम्हारे घर वालों के सामने यह शर्त रखी थी कि मुझे किसी बहाने ह्यूस्टन बुलाकर इनके हवाले कर दिया जाए तो ये तुम्हें रिहा कर देंगे। और इससे पूर्व कि मुझे इनके हवाले किया जाता, इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। डेबी लगातार सिसकियां भरे जा रही थी। तेरे घर वाले कैसे हैं? डेबी ने सिसकियों के बीच पूछा। सब ठीक हैं, पर तुम्हारे विषय में बहुत चिंतित हैं। मैंने डेबी को यह नहीं बताया कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ गया था। जब डेबी कुछ शांत हुई तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ डेबी कि इन लोगों ने तुम्हें कैसे अगवा किया था? मुझे कुछ पता नहीं। मैं एक दुकान के बाहर खिड़की में सजी चीजें देख रही थी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। तत्पश्चात जब मेरी आंख खुली तो मैं यहां पर थी। ये कौन सी जगह है डेबी? मुझे कुछ पता नहीं, पर है समुद्र के पास।
इन लोगों ने तुम्हें अपहृत करने का कारण बताया है? नहीं, वो बहुधा तुम्हारे बारे में ही पूछताछ करता रहता है। किस प्रकार के प्रश्न करता है? यही कि टॉम क्या करता है, वो कहां कहां गया था। मैंने उसे बता दिया कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं उसे छोड़ आई हूं, पर उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। वो फिर वही सवाल करने लगता है। उसकी बातें करते करते डेबी के शरीर में कंपकपी सी होने लगी। टॉम, ये आदमी है कौन? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ समझ नहीं आता डेबी। तुम ये बताओ कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया? दुर्व्यवहार तो नहीं किया टॉम, किंतु ऐसी गंदी निगाहों से वो मेरी ओर देखता है कि मन करता है कि उसकी आंखें नोच लूं। वे कुल मिलाकर कितने लोग हैं? मैंने तो 4 को देखा है। उसके समेत जो अपना नाम रॉबिन्सन बताता है, या उसके अलावा? उसके समेत ही। वही रॉबिन्सन जो तुम्हारे बारे में पूछताछ करता है। बाकी सब तो खामोश खड़े रहते हैं। वो क्या पूछताछ करता है? वो मेरे बारे में कोई विशेष बात जानना चाहता है क्या? डेबी ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा। वो इस तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न करता है कि जिससे मैं ये अनुमान न लगा सकूं कि वो तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहता है। उसने मुझसे पूछा था कि तुमने पुलिस को क्या क्या बताया है। फिर कहने लगा कि तुम्हारा पुलिस उपायुक्त पेरीगार्ड के साथ बहुत उठना बैठना है। क्या तुमने उसे बहुत कुछ बताया है? मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि मेरे पति एवं पेरीगार्ड के बीच क्या बातें होती हैं। मेरी तो पेरीगार्ड से भेंट भी सिर्फ एक ही बार हुई है, और वो भी शादी से पहले, पर उसे यकीन ही नहीं होता। फिर डेबी ने तनिक रुकते हुए कहा, उसने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कब आई थी। मैंने उसे बता दिया। इस पर वो कहने लगा कि इसका आशा है जिस दिन तुम्हारे पति ने कैलिस को खोज निकाला था, उसके अगले दिन ही तुम उसके पास से चली आई थी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने डेबी से पूछा, क्या उसने कैलिस का नाम लिया था? हाँ बिल्कुल। मैं तो समझी थी कि अब वो कैलिस के बारे में पूछताछ करेगा, पर वो हमारे विवाह के बारे में पूछताछ करने लगा था। मैंने उसे बता दिया। फिर उसने मुझसे पूछा था, तुम जूली को जानती थी? तुमने इसका क्या उत्तर दिया था? मैंने अधीरता से डेबी से पूछा। मैंने उसे सच बात बता दी थी कि जूली से मेरा केवल परिचय भर था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी। तुम्हारे इस उत्तर पर उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? कोई खास नहीं। फिर उसने इस बारे में और कुछ नहीं पूछा था। तो मुझे यह बताओ टॉम, कि क्या इसका नाम वाकई रॉबिन्सन है? मुझे तो शक है। मुझे तो इसमें भी संदेह है कि वो अंग्रेज है। मेरे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा था कि रॉबिन्सन एवं कैलिस के बीच क्या संबंध हो सकता है। ये रॉबिन्सन कहीं ड्रग सिंडिकेट का बॉस तो नहीं? और यदि ऐसा है भी, तो उसने मेरा और डेबी का अपहरण क्यों किया? डेबी ने कहा, मुझे तो वो एक आंख भी नहीं भाता। डर तो मुझे इन सबसे लगता है, पर उसे देखकर तो मुझ पर एक अजीब प्रकार का खौफ हावी हो जाता है। जरा तफसील से बताओ। टॉम, बाकी के तो आवारा से प्रतीत होते हैं, जो हर औरत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, पर ये रॉबिन्सन तो मेरी ओर यूं देखता है मानो मैं कोई औरत नहीं हूं, बल्कि कोई वस्तु हूं। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि हमारा इन लोगों से वास्ता पड़ गया? धीरज रखो डार्लिंग, मैंने डेबी को सांत्वना देते हुए कहा। समय पर सब ठीक हो जाएगा। डेबी कुछ शांत सी हो गई, तब मेरे सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, तुमने बहुत दिनों बाद मुझे इतने प्यार से पुकारा है। इसमें कसूर किसका है डेबी? सरासर तुम्हारा। तुम हर समय अपने काम में लगे रहते थे। तुमने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। घर आए, खाना खाया, मुझे अपने साथ लिटाया और सो गए। तुमने कभी मेरे साथ 2 प्यार भरी बातें भी की थी? मैं मुश्किलों से गुजर रहा था। तुमने कभी पूछने की कोशिश भी तो नहीं की थी कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैं घर में पग रखता था कि तुम तानों से मेरा स्वागत करने लगती थी। चलो, मेरी ही गलती सही, डेबी ने कहा। मैं आइंदा तुम्हें अपनी ओर से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी, मैंने कहा। आइंदा क्यों देखी जाएगी? तुम अभी देखो, कहकर डेबी ने अपनी स्कर्ट ब्लाउज उतार दिए और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर लिटा दिया। विवाह के पश्चात आज पहली बार हम सही मायने में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। समय बीतने का हमें कोई एहसास ही नहीं हुआ। हम दोनों में से किसी के पास घड़ी नहीं थी कि हमें समय का पता चल सकता, किंतु सूर्य की रोशनी से ऐसा प्रतीत होता था कि डेबी को मेरे कमरे में आए करीब 3 घंटे हो चुके होंगे। मैं एवं डेबी शिथिल अवस्था में एक दूसरे के गले में बाहें डाले बिस्तर में लेटे हुए थे कि मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों उठकर बिस्तरे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही पहले वाला बंदूकधारी हम दोनों की ओर बंदूक ताने हुए कमरे में दाखिल हुआ।
मैं दरवाजे से हटकर एक तरफ को खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे रॉबिन्सन कमरे में घुस आया। इस बार उसके साथ एक और शस्त्रधारी था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। रॉबिन्सन ने हम दोनों के चेहरे का जायजा लेते हुए डेबी से कहा, मिस मेगन, मेरा ख्याल है कि आपने अपने पति को उन मुद्दों के बारे में बता दिया होगा जो मैंने आपके साथ उठाए थे। ना तो डेबी को तुम्हारे मुद्दे पता है और ना ही मुझे। हमें तो अभी तक यह भी समझ नहीं आया कि तुम जानना क्या चाहते हो। मैंने रुष्ट भाव से कहा, तुम बिल्कुल व्यर्थ की बातें करते हो। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रॉबिन्सन ने कहा, पहले तो मुझे मिसेस मेगन को इनके कमरे में वापस भेजना है। डेबी मेरी ओर यूं देखने लगी मानो मुझसे यह विनती कर रही हो कि मैं उसे किसी तरह अपने आप से अलग ना होने दूं, पर इसका कोई रास्ता ही नहीं था। अतः मैंने उसे प्यार से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और शांत रहो। तत्पश्चात वो पिस्तौलधारी डेबी को अपने साथ ले गया। तभी रॉबिन्सन ने मुझसे पूछा, पहले आपके लिए खाने का प्रबंध कर दूं, फिर बातें करेंगे। यह कहकर रॉबिन्सन अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर किसी को इशारा किया। तनिक देर पश्चात एक प्रौढ़ा खाने से परोसी हुई थाली ले आई और मेरे सामने मेज पर रख दी। मैंने एक और रखे हुए घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे पानी भी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रॉबिन्सन ने बंदूकधारी से कहा। लिराय, इनके लिए पानी लाओ। लिराय ने उस प्रौढ़ा से कहा, बेगल, घड़े में पानी भर लाओ। मैंने मन ही मन कहा, चलो, और कुछ नहीं तो इन दो के नाम तो पता चले। तभी रॉबिन्सन ने मुझसे कहा, आप तो पकवान खाने के आदी होंगे, पर हमारे पास तो यही रूखा सूखा है और न ही हमारे पास चम्मच छुरी कांटों का प्रबंध है। अतः आपको हाथ से ही भोजन करना पड़ेगा। तुम ये बेकार की बातें छोड़ो तथा अपने मतलब पर आओ। आप भोजन तो करो। रॉबिन्सन ने कहा, बातें करने के लिए काफी समय है। मैं जरा और सोच लूं कि मुझे आपसे क्या क्या मालूम करना है। इतनी देर में बेगल पानी का घड़ा भर लाई और एक और रखकर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे रॉबिन्सन भी बाहर चला गया। उसके जाने के पश्चात मैंने खाना खाया और हाथ धोकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। करीब 2 घंटे पश्चात रॉबिन्सन अपने बॉडीगार्ड लेरॉय के साथ फिर कमरे में पहुंच गया। नियमानुसार लेरॉय दरवाजे के पास खड़ा हो गया था तथा रॉबिन्सन दरवाजा बंद करके मेरे निकट आ बैठा था। मिस्टर मेगन, मुझे आपकी वैवाहिक समस्याओं से पूरी सहानुभूति है, किंतु आप दोनों के व्यवहार से जान पड़ता है कि आप इनका समाधान कर लेंगे। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मैंने आपका और आपकी पत्नी का संवाद सुना है, तो इसका आशय है कि तुम्हें अन्य लोगों की प्राइवेट बातें सुनने की भी लत है। हाँ, मैंने आप दोनों का प्रेम विहार भी वीडियो किया है। यदि उस समय म्यूजिक बज रहा होता तो क्या मजा आता। बहुत बेहूदे व्यक्ति हो तुम। ना ना ना, जब बंदूक सीने पर तनी हो तो जिसके हाथ में बंदूक हो उसको गाली नहीं दिया करते। चलो, अब मतलब की बात करें। आप और आपकी पत्नी के संवाद के टेप से मैंने नोट किया है कि जब आपकी पत्नी ने कैलिस का उल्लेख किया था तो आपने असाधारण दिलचस्पी जाहिर की थी। मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि आपने कैलिस को कैसे खोज निकाला था। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे? मैंने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। अब मेरी ओर देखने की बजाय मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप और आपकी पत्नी का फायदा इसी में है कि मेरे साथ सहयोग करते हैं। यदि तुम मुझे यह बता दोगे कि कैलिस ने मेरे परिवार की हत्या क्यों की थी, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। रॉबिन्सन ने विचार मग्न भाव से मेरी ओर देखते हुए कहा, उसने आपकी परिवार की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो सर्वथा बुद्धिहीन है। वो किस हद तक बुद्धिहीन है ये तो मुझे अब पता चलने लगा है। वास्तव में मेरे लिए यह जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि उसने क्या क्या हिमाकतें की हैं, और वही एकमात्र कारण है कि इस समय आप यहां पर हैं। रॉबिन्सन कुर्सी सरकाकर मेरे पास चला आया तथा अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मिस्टर मेगन, कैलिस को अपने यॉट द्वारा बहामा से मियामी पहुंचना था। उसे एक खास तारीख तक वहां पहुंचना था, पर ऐन समय पर उसके यॉट में कोई खराबी हो गई थी। तभी मरीना पर उसे पता चला कि अगले दिन किसी का यॉट मियामी के लिए जल यात्रा करने वाला है तथा यॉट के कप्तान को एक नाविक की आवश्यकता है। कैलिस ने उस यॉट के कप्तान को अपनी सेवाएं पेश कर दी। अब आपको समझ लगी? यहां तक तो समझ लग गई। आगे? मैंने रॉबिन्सन से पूछा। आगे ये कि कैलिस के पास कोई बहुत जरूरी चीज थी। वो क्या चीज थी उससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो परले दर्जे का बेवकूफ है। उसकी मूर्खता के कारण यॉट के कप्तान को पता चल गया कि उसके पास क्या चीज है। अपने रहस्योद्घाटन के खौफ से कैलिस ने अपने चाकू से यॉट के कप्तान की हत्या कर दी।